तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ओहो। तो आ गए आप। तो आज का हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो पहले समझते हैं कि ग्रेविटेशन है क्या। तो ये है एक बॉल, एंड इस बॉल को हम थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, एंड जब हम इसे रिलीज करेंगे तो ये बॉल नीचे गिर जाएगी। बॉल नीचे गिर रही है यानी इसे कोई खींच रहा है, यानी पुल कर रहा है। एंड अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, प्लैनेट्स सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ के अंदर घूमते रहते हैं। वो उसी फिक्स पाथ के अंदर घूमते रहते हैं, यानी ऐसी कोई चीज है जो उन्हें उस पाथ के अंदर खींच के रखती है। अगर कोई खींचेगा नहीं तो प्लैनेट कहीं और भाग जाएगा। तो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स को भी कोई खींचता है यानी पुल करता है, और अर्थ पे पड़ी हुई किसी ऑब्जेक्ट को भी कोई खींचता है यानी पुल करता है। यानी इन दोनों के पीछे एक ही चीज है, एंड फोर्स होती है यानी पुश एंड पुल। तो ये दोनों चीजें पुल हो रही है, यानी इनके ऊपर एक फोर्स लग रही है, एंड इस फोर्स को ही हम कहते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। यानी ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्ट करती है, एंड ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है जिनके पास मास होता है। एंड ग्रेविटेशन को डिस्कवर करा था न्यूटन ने। कहते हैं कि न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, एंड उनके ऊपर एक एप्पल गिरी, एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ये एप्पल नीचे गिरी है। एंड बाद में इसका पता लगाते लगाते उन्होंने ग्रेविटेशन को डिस्कवर कर दिया। पर न्यूटन से पहले इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराचार्य ने ग्रेविटी को डिस्कवर करा था। उन्होंने कहा था अपनी एक बुक के अंदर, उस बुक का नाम है सूर्य सिद्धांता, कि अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। उसी फोर्स की वजह से प्लैनेट्स, अर्थ, कॉन्स्टिलेशंस, मून, सन, ये सभी अपने ऑर्बिट के अंदर ही रहते हैं। उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर करा था न्यूटन से 500 साल पहले। क्यों न्यूटन को एक क्रेडिट दिया जाता है ग्रेविटेशन की डिस्कवरी का? न्यूटन को इसीलिए ग्रेविटेशन का क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि जो भास्कराचार्य थे उन्होंने बस इतनी सी बात कही थी, यानी इंफॉर्मेशन लिमिटेड थी। उन्होंने ना ही तो कोई मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दी उस फोर्स की, ना ही और उसके बारे में डिटेल में बताया। पर न्यूटन ने उस चीज़ को डिटेल में बताया, एक फॉर्मूला भी दिया, तभी न्यूटन को ग्रेविटेशन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। तो ये होगी डिस्कवरी। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ चलते हैं। ये लॉ न्यूटन ने दिया था। इसके नाम के साथ हमने यूनिवर्सल क्यों जोड़ दिया? इसके नाम के साथ हमने यूनिवर्सल इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ये लॉ हर एक ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स के अंदर है उसके लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, एंड अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, एंड उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस लॉ से निकाल सकते हैं। तभी इसका नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ये लॉ कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स का मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगी, एफ फोर्स, जो कि होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, तो जो ये एफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल एम एंड स्मॉल एम के। यानी कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाएगी, एंड जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाएगी। तो इस साइन का यही मतलब है। ये हमें मिल गई एक इक्वेशन, एंड इस लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है यानी डी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इनके सेंटर से है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो गया, डी स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1/d² लिखते हैं। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगी, एंड जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, यानी उल्टा होगा। इन्वर्सली का मतलब हो गया उल्टा, वैसे ही डायरेक्टली का मतलब हो गया सीधा। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एफ है एंड सेकंड इक्वेशन के अंदर भी एफ है।
तो अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा f इज प्रोपोर्शनल टू m स्मॉल m बाई d का स्क्वायर। तो अब हमें इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है, तो इस साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए। तो जब भी प्रोपोर्शनल हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो उस कांस्टेंट को हेनरी चैवेंडिस ने दिया था एंड उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, कैपिटल जी से। अब उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा? उसका भी नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इस इक्वेशन के अंदर से हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं। तो जब प्रोपोर्शनल हटता है तो इज इक्वल टू एंड कांस्टेंट आ जाता है। तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी का स्क्वायर। ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले से हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स का मास चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह की फोर्स है एंड फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की ऐसा यूनिट होगी न्यूटन। तो जब भी तुम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करो तो उसके पीछे एन लगा देना, एन यानी न्यूटन। तो अगर हम इस जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। एंड जब हम कैपिटल एम एंड स्मॉल एम को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस साइड जाके ये डिवाइड होंगे। एंड यहाँ पर डी का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। तो f क्या है? फोर्स। एंड फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। एंड d क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। और नीचे है मासेस, मास की यूनिट होती है केजी। तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा? केजी का स्क्वायर। तो जो जी की ऐसा यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी का स्क्वायर हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई केजी के स्क्वायर को हम स्लैश लगा के केजी स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड डिवाइडेड बाई केजी के स्क्वायर को हम केजी की पावर -2 भी लिख सकते हैं। माइनस का मतलब ये नीचे वाला है। अगर किसी की पावर के साथ माइनस है तो ये समझ लेना कि वो डिवाइड हो रहा है। एंड इस जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एंड इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ से हमें एक फार्मूला मिल गया। ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि इससे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। एंड अर्थ का मास दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg। एंड सन का मास दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30 kg। एंड इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हमें गिवन क्या है? मास ऑफ सन। इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, जो कि है 2 इंटू 10⁻30 kg। एंड मास ऑफ अर्थ जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से, जो कि है 6 इंटू 10⁻24 kg। एंड इनके बीच का डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, वो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एंड हमें एक चीज़ और पता है कि जो जी होता है यानी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये तो हमने सारा कुछ लिख लिया। अब फॉर्मूले को लिखते हैं। फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी का स्क्वायर। तो जी की जगह 6.67 इंटू 10⁻11 एंड कैपिटल एम की जगह 2 इंटू 10⁻30 एंड स्मॉल एम की जगह 6 इंटू 10⁻24 लिख देते हैं। अभी हमने यूनिट्स नहीं लिखे, उन्हें हम लास्ट में लिखेंगे। एंड डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर यानी 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें?
इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जो ये 10 की पावर्स है इन्हें एक साइड रखते हैं एंड ऑड नंबर्स को एक साइड रखते हैं। जैसे ऊपर हम देख सकते हैं 10⁻⁻11 है, 10⁻24 है, 10⁻30 है, इन्हें एक साइड ले लेते हैं एंड 2 × 6 × 6.67 को एक साइड ले लेते हैं। तो हम नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हैं 1.5 × 1.5 × 10⁻11 × 10⁻11, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है दो बार मल्टीप्लाई होना। तो एक चीज़ हमें पता है कि जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो ऊपर 10 10 10 बेस सारे सेम है, तो जो ये पावर्स है 24 30 -11 ये सारी ऐड हो जाएंगी एंड नीचे क्या हो जाएगा 10⁻11 + 11। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 एंड 1.5 3 के मल्टीपल है, यानी कि 3 की टेबल के अंदर आते हैं। तो 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 एंड 1.5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5। तो 6.67 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो 6.67 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 0.5। एंड जब हम इस 10 वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁻43 एंड नीचे मिलेगा 10⁻22। तो जब हम इस 10⁻22 को ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 10⁻22 एंड अब बेसिस सेम है तो पावर्स फिर से ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻43 -22। तो अब तुम्हें सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। 26.68 को डिवाइड करना है 0.75 से। एंड इसे हम और भी आसान कर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 26.68 इंटू 100 यानी ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2668 एंड नीचे 0.75 इंटू 100 यानी 75। तो इसे कैलकुलेट करने पे तुम्हें मिलेगा 35.5 इंटू 10⁻21 मिल गया। तो अगर हम इस डेसिमल को आगे शिफ्ट करें तब हम इस पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे, यानी 3.55 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गई ग्रेविटेशनल फोर्स सन एंड अर्थ के बीच की। तो हमें इसके पीछे यूनिट भी लगानी है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होगी। तो ये बन जाएगी 3.55 इंटू 10⁻22 न्यूटन। तो ये हमें मिल गया फाइनल आंसर। ये तो मैंने करा दिया, अब तुम खुद से ट्राई करके देखो कि तुम खुद कर सकते हो या नहीं। उसके लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूँ। तो ये है क्वेश्चन, इसके अंदर तुम्हें अर्थ एंड मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करके तुम नीचे कमेंट कर देना। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आ गए आप। इस वीडियो के अंदर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कोई पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो तुम उसे एक बार ज़रूर से ट्राई करना। अगर ये वीडियो नहीं देखनी है तो लास्ट में स्विच कर लो, पर उसे ज़रूर से देखना। एंड मैं तुम्हें ये चैलेंज देता हूँ कि तुम उसका सही आंसर नहीं बता पाओगे। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट, तो ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स लगाएगा एंड बी ऑब्जेक्ट बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा एंड इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम इस ए ऑब्जेक्ट को अर्थ बना दें एंड बी अर्थ पे पड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। पर अब तुम कहोगे कि ये ऑब्जेक्ट भी तो अपनी तरफ अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता था और करता भी है, पर क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी एंड क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास कम है तो ये अपनी तरफ अर्थ को कम अट्रैक्ट करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ना कि अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में भी एक फोर्स लग रही है एंड वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स।
एंड इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ एंड एक ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या हुई? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडीज, यानी जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी उसे हम ग्रेविटी कहेंगे। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है एंड अर्थ का मास कैपिटल एम है एंड इस ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है आर। जो अर्थ का रेडियस है वो है आर, वो अर्थ का रेडियस भी है एंड इस ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस भी है। तो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है तो अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है क्योंकि उस फोर्स की वजह से ये अर्थ से चिपका हुआ है। एंड न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। यानी इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m। एंड मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर g एक्सेलरेशन लग रही है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? मास इंटू एक्सेलरेशन यानी m इंटू जी। एंड हम यही फोर्स ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई आर का स्क्वायर, आर यानी डिस्टेंस बिटवीन देम, इसका स्क्वायर। तो हमें दोनों इक्वेशंस के अंदर जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है वही मिल रही है, यानी ये दोनों चीज़ें इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर का स्क्वायर। तो अगर हम जी के साथ वाले एम को इस साइड भेजेंगे तो इस साइड जाके ये डिवाइड होगा तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास फॉर्मूला बचेगा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिला है जी का फॉर्मूला। इस जी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो जी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी यानी कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिर रहा है एंड उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, यानी अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है और कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, तब हम उसे कहते हैं फ्री फॉल। एंड जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंदर होता है तब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है एंड चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो फ्री फॉल के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगता है एंड वही एक्सेलरेशन है जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड ये एक्सेलरेशन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। अब हम जी की वैल्यू निकालते हैं तो जी इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई आर का स्क्वायर। कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एंड कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ जो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। एंड आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर रख देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो 10 की पावर्स हैं उन्हें एक साइड ले लेना है एंड डेसिमल नंबर्स को एक साइड ले लेना है। तो 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। एंड नीचे 6.4 का स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लीकेशन, तो नीचे हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। एंड एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो कहता है जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर से ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर बेस यानी 10 सेम है ऊपर एंड नीचे, तो जो ये पावर्स है 24-11 एंड नीचे 6 ये ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻24 प्लस माइनस का 11 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस 6। तो जब तुम ये मल्टीप्लिकेशन करोगे एंड पावर्स को ऐड करोगे तब तुम्हारे पास आएगा
40.8 into 10 is to power 13 divided by 40.96 into 10 is to power 12। तो अब हमें इन डेसिमल्स को हटाना है। अब इन डेसिमल्स को कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। तो तुम्हें दोनों डेसिमल नंबर को पहले चेक करना है कि किस डेसिमल पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स हैं। तो नीचे वाले के पास ज़्यादा डिजिट्स हैं तो हम नीचे वाले डेसिमल को हटाएंगे एंड ऊपर वाला अपने आप हट जाएगा। तो नीचे वाले को कैसे हटाएंगे? तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं यानी 2 विलेंस है। 2 विलेंस है तो 2 विलेंस के लिए 2 हीरोज चाहिए। हीरोज यानी ज़ीरोज़। तो अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल हट जाएगा। हमने नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं एंड इस इक्वेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये बन जाएगा 4020 डिवाइडेड बाई 4096। अब बच गई पावर्स। तो जब हम नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी यानी ये क्या हो जाएगी 10⁻13 माइनस 12। हम जब नीचे वाले को ऊपर लेके आए तो वो माइनस होगी एंड जब तुम उस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जी की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड कई बार हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जी की वैल्यू को 10 ही ले लेते हैं। और कैलकुलेशन से याद आया, ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है ए, उसकी जगह हम जी को रखेंगे। यानी जो मोशन की 3 इक्वेशंस थी इनके अंदर जो ए है वो जी से चेंज हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ए की जगह जी की वैल्यू को रखना है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बॉल एक पर्टिकुलर हाइट से गिर रही है एंड वो 0.5 सेकंड के बाद ग्राउंड से टकरा रही है। तो हमें बताना है कि वो जब ग्राउंड से टकराएगी तब उसकी स्पीड क्या होगी। एंड हमें जी की वैल्यू दी हुई है 10। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बॉल गिर रही है यानी वो पहले रेस्ट के अंदर थी एंड बाद में मोशन के अंदर आई। पहले रेस्ट के अंदर थी यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी यानी u 0 है। एंड मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी नीचे आते आते v होगी। v यानी फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम हमारे पास है 0.5 सेकंड एंड एक्सेलरेशन यानी g हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम v इज इक्वल टू u प्लस at का यूज करेंगे। तो v हमें निकालना है, u है 0 एंड g है 10 एंड t है 0.5। तो 0.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 5। तो v यानी फाइनल वेलोसिटी आएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टकराएगा तब उसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक ही जगह जी को लेना है। तो अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी की, यानी जी की वैल्यू कब कब चेंज होती है। तो अगर हम जी के फॉर्मूले को देखें तो जी इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी जी अर्थ के मास एंड रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कई ऑब्जेक्ट का मास तो है ही नहीं, यानी जो जी की वैल्यू होती है वो ऑब्जेक्ट के मास के इंडिपेंडेंट होती है, वो डिपेंड ही नहीं करती। अगर तुम कोई भारी ऑब्जेक्ट को लो या हल्के ऑब्जेक्ट को लो और उन दोनों को रिलीज करो एक हाइट से, तो उन दोनों के ऊपर जी की एक ही वैल्यू लगेगी, यानी उनकी वेलोसिटी सेम होगी एंड वो ग्राउंड से एक ही टाइम पर टकराएंगे। तो जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आर है, आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ, जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली यानी जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी एंड जैसे जैसे रेडियस कम होगा वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी उल्टा, इनवर्स। तो अगर हम अर्थ की शेप को देखें तो अर्थ की कुछ ऐसी शेप होती है, ये है अर्थ का सेंटर एंड ये है इक्वेटर एंड ये है पोल्स। अगर हम सेंटर से पोल का डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू इक्वेटर। पोल से सेंटर का डिस्टेंस कम है तो जी की वैल्यू वहाँ पर क्या होगी ज़्यादा, क्योंकि जी एंड रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पोल्स पर अगर कोई आदमी है तो उसके ऊपर जी की वैल्यू ज़्यादा लगेगी। एंड अगर हम इक्वेटर की बात करें तो सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस है ज़्यादा तो जी की वैल्यू लगेगी कम। तो जी की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर कम होती है एंड पोल्स पे ज़्यादा होती है। आज हम पढ़ेंगे मास एंड वेट। तो आ गए आप,
इस वीडियो के अंदर हम मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस जानेंगे। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सही आंसर कोई नहीं दे सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दे सकते हो तो लास्ट में वो क्वेश्चन है, उसे देख के तुम आंसर नीचे कमेंट कर देना। तो अब शुरू करते हैं मास से। तो मास होता है मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम मास कहेंगे। जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही मटेरियल के हैं। ऐसा नहीं है कि एक लोहे का है एंड एक कॉटन का है, दोनों एक ही चीज के बने हुए हैं। तो छोटे वाले का मास कम होगा एंड बड़े वाले का मास ज्यादा होगा, क्योंकि छोटे वाले के अंदर कम मैटर प्रेजेंट है पर बड़े वाले के अंदर ज्यादा मैटर प्रेजेंट है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम मास कहते हैं। जैसे छोटे वाले के अंदर मैटर कम था तो उसका मास भी कम है, एंड बड़े वाले के अंदर मैटर ज्यादा था तो उसका मास भी ज्यादा था। एंड ये मास पूरे यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर यहाँ पर है उतना ही मैटर चांद पर होगा। इसे तुम एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमारे पास एक बैग है एंड उस बैग के अंदर 5 बुक्स है। अगर उस बैग को हम चांद पर ले जाएं तो उस बैग के अंदर 5 ही बुक्स रहेंगी। बुक्स का नंबर चेंज नहीं हुआ, जितने बुक्स अर्थ पे थी उतनी चांद पर है एंड उतनी मार्स पर रहेगी। जैसे बैग के अंदर बुक्स है वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर होता है एंड उस मैटर को हम कहते हैं मास। तो मास हर एक जगह कांस्टेंट रहता है एंड मास कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जीरो है यानी उसके अंदर मैटर भी जीरो है। जीरो का मतलब कुछ नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मैटर ही नहीं है यानी उसके पास कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं यानी उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ भी नहीं है, हाथ पैर टांग मूंछ कुछ है ही नहीं, यानी वो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका मास जीरो होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास मास होता है एंड मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। इसकी और भी यूनिट्स होती हैं जैसे ग्राम, मिलीग्राम। तो अगर कहीं पर 50 केजी लिखा हुआ है यानी वो मास है ना कि वेट। अब बात करेंगे हम वेट की। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है एंड ये अर्थ के ऊपर पड़ा है तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच के रखेगी एंड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। उस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट इससे चिपका रहेगा। तो इस फोर्स को ही हम कहते हैं वेट। तो हम वेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अर्थ की जगह एक प्लैनेट भी हो सकता है या चंदा मामा जैसी कोई सैटेलाइट भी हो सकती है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट चांद पर पड़ा है तो चांद उसे अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा एंड उस फोर्स को ही हम कहेंगे वेट। एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है मास इनटू एक्सेलरेशन की, जो कि न्यूटन सर ने बताई थी। क्योंकि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होगी तो इसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेट यानी कि W हो जाएगा mg, m यानी मास एंड g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड वेट कांस्टेंट नहीं रहता क्योंकि वेट के फॉर्मूले के अंदर मास एंड एक्सेलरेशन दोनों है। तो मास तो कांस्टेंट रहता है पर ये एक्सेलरेशन हर एक प्लेनेट पे चेंज होता रहता है। एक्सेलरेशन यानी g हर एक प्लेनेट पे ये चेंज इसलिए होता है क्योंकि हर एक प्लेनेट का अलग अलग मास होता है एंड अलग अलग रेडियस होता है। एंड g एक प्लेनेट के मास एंड रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो एक्सेलरेशन अर्थ के ऊपर है वो दूसरे प्लेनेट पे नहीं होगा। एंड जब एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो वेट भी अलग होगा। एंड तुम्हें पता होगा कि अर्थ के ऊपर जो ये जी की वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती है। तो अर्थ पे भी तुम्हारा वेट कांस्टेंट नहीं है। तुम्हारा वेट पोल्स के ऊपर ज़्यादा होगा एंड इक्वेटर के ऊपर कम होगा। एंड वेट जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कब होगा? जीरो तब होगा जब जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास जीरो नहीं हो सकता। तो एक्सेलरेशन कहाँ पर जीरो होता है? वो होता है स्पेस में, क्योंकि अर्थ के आसपास तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। वैसे ही दूसरे प्लैनेट्स के आसपास उनकी ग्रेविटी एक्ट करती है एंड ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। पर स्पेस के अंदर कोई भी ग्रेविटी नहीं होती, उस वजह से स्पेस के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता।
तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेट भी 0 हो जाएगा। तो वेट 0 हो सकता है। एंड अगर हम वेट की डेफिनेशन को देखें तो वेट एक फोर्स होती है एंड फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो वेट की एसआई यूनिट होगी न्यूटन। तो अगर कहीं पर लिखा है 50 kg तो वो मास है, वो वेट नहीं है। अगर तुम्हें वेट कैलकुलेट करना है तो तुम वेट के फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो हम वेट के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जो कि होता है m/g। तो यहाँ पर मास वो हो गया 50 kg एंड स्मॉल g की वैल्यू को हम लेते हैं 10। तो वेट हो जाएगा 500 न्यूटन का। तो जो हम नॉर्मली कहते हैं वो होता है मास, ना कि वेट। अगर हमें वेट निकालना है तो हम उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया मास एंड वेट। तो अब हम अर्थ एंड मून के ऊपर जो वेट है उसे कंपेयर करते हैं कि तुम्हारा वेट अर्थ पे कितना होगा एंड चांद पर कितना हो जाएगा। जैसे अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ फोर्स लगाएगी एंड उस फोर्स को हम ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो F इज इक्वल टू G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ के लिए हम कैपिटल M और नीचे स्मॉल e लगा देते हैं यानी मास ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल m यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ को हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इस फोर्स को ही हम कहते हैं वेट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट का वेट है। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर यानी WE ये हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। एंड अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम चांद पे ले जाएं तो चांद एंड इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स को भी हम ग्रेविटेशनल के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एंड उस फोर्स को हम कहेंगे वेट। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ मून। मास ऑफ मून को कैसे लिखेंगे m और नीचे स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है स्मॉल m डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून के स्क्वायर के बराबर। अब जैसे हमने रेडियस ऑफ अर्थ लिखा था वैसे रेडियस ऑफ मून लिख देते हैं। रेडियस के लिए r एंड मून के लिए m, तो ये बन जाएगा rm। तो इसका स्क्वायर। तो ये हमें मिल गई दूसरी इक्वेशन। तो अगर हम पहली इक्वेशन से दूसरी को डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑन मून। तो जब हम ये वैल्यूज रखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जब हम इस डिवीजन के साइन को हटाएंगे एंड मल्टीप्लिकेशन के साइन को लाएंगे तो जो ये वाली टर्म है ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब जो नीचे वाली टर्म है RM का स्क्वायर वो ऊपर चला जाएगा एंड जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। तो अब कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास बचेगा ME डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RM का स्क्वायर डिवाइडेड बाई MM। एंड जो मास ऑफ अर्थ होता है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होता है मास ऑफ मून के, यानी ME इज इक्वल टू 100 टाइम्स मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ 4 गुना ज़्यादा होता है रेडियस ऑफ मून से, यानी RE इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून RM। तो अब हम ME की जगह 100 mm लिख सकते हैं एंड RE की जगह 4 RM लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 RM का स्क्वायर एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 100 के साथ वाले mm से नीचे वाला mm कैंसिल हो जाएगा एंड 4 RE का स्क्वायर एंड 4 RM का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड RM का स्क्वायर एंड ऊपर भी RM का स्क्वायर है तो RM के स्क्वायर से RM का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 100/16। तो जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो ये नियरली 6 के बराबर आएगा। तो हमारे पास वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई वेट ऑन मून इज इक्वल टू 6 आ गया एंड जब हम इसे एडजस्ट करेंगे यानी वेट ऑन मून WM को इस साइड भेजेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स द वेट ऑन मून आ जाएगा एंड अगर हम वेट ऑन मून को इस साइड रखें एंड 6 को इस साइड भेज दें तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ आ जाएगा। तो ये चीज हमें ये बता रही है कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 द वेट ऑन अर्थ, यानी एक ऑब्जेक्ट का मास जो अर्थ के ऊपर है उसका 1/6 तो जाएगा चांद के ऊपर। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के ऊपर 60 kg है
यानी WE क्या है 60, तो WM यानी वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू 60 जो होगा 10। तो अर्थ पे तो वेट था 60 न्यूटन का, पर चांद पर वो हो गया 10 न्यूटन का। तो अर्थ पे वेट था ज़्यादा एंड चांद पर वेट हो गया कम, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है एंड अर्थ का रेडियस भी ज़्यादा है। वहीं चांद का मास कम है एंड चांद का रेडियस भी कम है, तो वहाँ पर वेट हो गया कम। वेट हो गया फोर्स, जिससे एक प्लैनेट एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड वो फोर्स उस प्लैनेट के मास एंड रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। तो वेट कम या ज़्यादा होता रहता है, पर मास कांस्टेंट रहता है। तो बात कर तो आज हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो आ गए आप। इस वीडियो के अंदर हम थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में जानेंगे एंड इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का सही आंसर कोई नहीं दे सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दे दोगे तो लास्ट में वो क्वेश्चन है, उसका आंसर नीचे कमेंट कर देना। एंड वो बहुत ही फनी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं थ्रस्ट से। तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही है एंड उस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट आगे मूव हो रहा है। तो यहाँ पर फोर्स एंड ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो फोर्स एंड सरफेस परपेंडिकुलर है। तो थ्रस्ट एक तरह की फोर्स हुई जो एक सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ा है, तो ग्रेविटी की वजह से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी यानी फोर्स लगाएगी एंड वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगी। तो ये फोर्स एंड अर्थ का सरफेस परपेंडिकुलर है, तो इसे भी हम कहेंगे थ्रस्ट। तो थ्रस्ट वो फोर्स होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है एंड क्योंकि ये एक फोर्स है तो इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन। तो अब बात करते हैं हम प्रेशर की। तो प्रेशर जो थ्रस्ट होता है उसका इफेक्ट होता है, यानी थ्रस्ट की वजह से क्या हुआ उसे हम प्रेशर कहेंगे। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का वेट इक्वल है। पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेट है 50 न्यूटन एंड दूसरे का भी 50 न्यूटन है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, इनका जितना वेट है उतनी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जब हम पहले वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ पर रखेंगे तो वो ऐसा ही पड़ा रहेगा, पर जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो अब जो थ्रस्ट था वो तो इक्वल था 50-50 न्यूटन का, पर जो उसका इम्पैक्ट हुआ या इफेक्ट हुआ वो डिफरेंट है। तो इसे हम कहते हैं प्रेशर। तो इसे और समझते हैं। तो अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को फिर से ऊपर उठा लें एंड इन दोनों को ध्यान से देखें, तो अगर हम पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो लोअर सरफेस है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये 50 न्यूटन जो फोर्स है वो इन 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एंड हर एक पार्ट को मिलेगा 10-10 न्यूटन। यानी ये इतना सा पार्ट अर्थ के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एंड अगर हम सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को देखें तो उसका लोअर पॉइंट तो इनसे भी छोटा है एंड उस पॉइंट के ऊपर ही पूरा का पूरा 50 न्यूटन का फोर्स है। तब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर जाने का ही है। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो 50 न्यूटन की फोर्स थी वो एक एरिया के अंदर डिवाइड होगी एंड दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की भी फोर्स एक एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगी या डिवाइड होगी। एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो थ्रस्ट का इफेक्ट है वो कम या ज़्यादा हो गया। पहले वाले केस के अंदर थ्रस्ट का इफेक्ट कम हो गया एंड दूसरे वाले केस के अंदर थ्रस्ट का इफेक्ट ज़्यादा हो गया। तो जो थ्रस्ट का इफेक्ट है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो हमने थ्रस्ट लगाया है, फोर्स लगाई है, उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो एरिया पर भी डिपेंड करेगा। एंड इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट को हम कहते हैं प्रेशर। तो अगर हम थ्रस्ट को एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें उस थ्रस्ट का इफेक्ट पता चल जाएगा। तो प्रेशर हो गया थ्रस्ट डिवाइडेड बाई एरिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एरिया एंड प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर कम होगा। तो अगर हम पहले केस के अंदर देखें तो ऑब्जेक्ट का एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तभी ऑब्जेक्ट ज़्यादा अंदर तक गया नहीं। एंड अगर हम दूसरे केस के अंदर देखें तो एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा हुआ एंड ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर चला गया। तो प्रेशर हो गया इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, कि थ्रस्ट का क्या रिजल्ट होगा उसे हम प्रेशर कहते हैं। एंड प्रेशर का हमें एक फॉर्मूला मिल गया जो कि है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें
तो इसके फॉर्मूले के अंदर थ्रस्ट की एसआई यूनिट एंड एरिया की एसआई यूनिट रख देते हैं। तो थ्रस्ट यानी कि फोर्स एंड फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन एंड एरिया की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल। ब्लेस पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रेशर के कंसेप्ट को दिया था। उनकी नाम की वजह से प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। पास्कल को हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम प्रेशर के बारे में तो समझ ही गए होगे, तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ कि क्यों जो चाकू की एज होती है उसे बहुत शार्प बनाया जाता है। बहुत शार्प यानी उसका एरिया बहुत कम कर दिया जाता है। तो इसका आंसर तुम्हें नीचे कमेंट करना है ताकि जिसे नहीं आता वह उसे पढ़ सके। तो प्रेशर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक वुडन बॉक्स दिया हुआ है जिसका मास है 5 kg एंड उसकी डायमेंशंस यानी साइड्स दी हुई है 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये सारी साइड्स है जो कि मल्टीप्लिकेशन के साइन से अलग अलग करी हुई है। जैसे 50 सेंटीमीटर होगी लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड अगली वाली 10 सेंटीमीटर हाइट। तो ये है हमारा बॉक्स एंड इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर की, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो एक टेबल पे रखा हुआ है एंड हमें प्रेशर बताना है जब जो 15 टू 10 सेंटीमीटर वाली साइड है वो सरफेस से टच हो। 15 टू 10 सेंटीमीटर वाली साइड कब टच होगी, जब बॉक्स ऐसे पड़ा रहेगा। तो हमें बताना है कि ये बॉक्स टेबल के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा जब ऐसे पड़ा रहेगा। एक और केस है जब बॉक्स की जो 10 इंटू 10 वाली साइड है वो ग्राउंड से टच है, यानी तब बॉक्स ऐसा पड़ा रहेगा। तो इन दोनों केसेस के अंदर एरिया अलग अलग है। तो हमें बताना है कि ये बॉक्स टेबल के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा दोनों केसेस के अंदर। तो प्रेशर निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए एंड थ्रस्ट चाहिए। तो इस केस के अंदर थ्रस्ट इस ऑब्जेक्ट का ही वेट हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ है इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg। तो हम वेट निकाल सकते हैं। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 5 kg, एक्सेलरेशन को हम लेते हैं 10। तो वेट हो गया 50 न्यूटन का एंड यही वेट थ्रस्ट है। तो थ्रस्ट हो गया 50 न्यूटन का एंड इस बॉक्स की डायमेंशंस दी हुई है। तो इन डायमेंशंस की यूनिट है सेंटीमीटर, पर लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो हम सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मीटर में मिल जाएगी। तो 50 डिवाइडेड बाई 100 जो कि होगा 0.5 मीटर। वैसे ही ब्रेथ एंड हाइट भी 0.1 मीटर एंड 0.1 मीटर आ गई। तो दोनों केसेस के अंदर थ्रस्ट तो इक्वल रहेगा, पर दोनों केसेस के अंदर एरिया बदलेगा क्योंकि बॉक्स का जो सरफेस ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो दोनों केसेस के अंदर अलग है। तो पहले केस के अंदर जो 15 टू 10 सेंटीमीटर वाली साइड है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ है 0.5 मीटर और ब्रेथ है 0.1 मीटर। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.05 मीटर स्क्वायर। तो हमें मिल गया एरिया एंड हमें पता है प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट है 50 न्यूटन, एरिया में मिल गया 0.05 मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पर मीटर स्क्वायर नीचे जो 0.05 मीटर स्क्वायर है उसका है एंड न्यूटन 50 न्यूटन वाला है एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल यानी PA। तो जब बॉक्स ऐसे पड़ा है तो ये टेबल के ऊपर 1000 पास्कल का प्रेशर लगा रहा है। एंड अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं। जब बॉक्स ऐसे पड़ा है तो इस केस के अंदर एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ दोनों 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। तो एरिया आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1 जो कि होता है 0.01 मीटर स्क्वायर। प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट है 50 न्यूटन, एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेट करोगे तब तुम्हें मिलेगा 5000 पास्कल। तो जब बॉक्स ऐसे रखा हुआ है तब 5000 पास्कल का ये प्रेशर लगा रहा है ग्राउंड के ऊपर एंड पहले केस के अंदर ये 1000 पास्कल का प्रेशर लगा रहा था। तो इतना डिफरेंस आ गया एरिया चेंज करने से। तो आज हम पढ़ेंगे बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आ गए आप
इस वीडियो के अंदर हम बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे। तो बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड से रिलेटेड है। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स वो चीजें होती है जो फ्लो हो सकती है, जैसे लिक्विड एंड गैसेस। तो जो चीज फ्लो होती है उसे हम फ्लूइड कहते हैं, एंड फ्लूइड्स के अंदर गैसेस एंड लिक्विड्स आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बॉयंसी से। बॉयंसी एक तरह की फोर्स है जो एक फ्लूइड एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है जब वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के अंदर होता है। जैसे हमारे पास इस कंटेनर में कुछ वाटर है यानी फ्लूइड है, एंड हमारे पास एक खाली बॉटल है जिसका ढक्कन एकदम बंद है। तो जब हम इस बॉटल को वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर इस बॉटल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है यानी फोर्स लगा रहा है, एंड इस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंसी। एंड अगर हम इस फोर्स एंड ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच का एंगल देखें तो वो है 90 डिग्री का। तो ये फोर्स ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। तो इसे भी हम थ्रस्ट कहेंगे, एंड क्योंकि ये थ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसे हम अप थ्रस्ट कहेंगे। तो बॉयंसी का एक और नाम हो गया अप थ्रस्ट, एंड बॉयंसी को हम बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। तो बॉयंट फोर्स, बॉयंसी, अप थ्रस्ट, ये सारी एक ही चीज है। तो बॉयंसी होगी अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज फुल्ली और पार्शियली इमर्ज इन इट। यानी बॉयंसी एक फोर्स होगी जो एक फ्लूइड एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है जब वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के अंदर फुल्ली या फिर पार्शियली इमर्ज होता है। फुल्ली का मतलब पूरी तरह से डूबा हुआ, एंड पार्शियली का मतलब आधा डूबा हुआ। जैसे ये बॉटल है, ये आधी पानी के अंदर डूबी हुई है एंड आधी पानी से बाहर है, तो इसे हम कहेंगे पार्शियली इमर्ज्ड। एंड फुल्ली इमर्ज्ड जो पानी के अंदर पूरा ही डूब जाता है। तो दोनों केसेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे हम बॉयंसी, बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हैं। तो ये होगी बॉयंसी। तो अब देखते हैं कब ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा एंड कब ऑब्जेक्ट सिंक होगा। सिंक यानी डूब जाएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड के अंदर होता है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगती है। एक तो ग्रेविटी लगती है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, एंड एक अपथ्रस्ट जो वो लिक्विड या फिर फ्लूइड लगाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। तो अगर ग्रेविटी ज़्यादा है एंड अपथ्रस्ट कम है तो ग्रेविटी जीत जाएगी एंड ऑब्जेक्ट डूब जाएगा यानी सिंक हो जाएगा। एंड अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा है एंड ग्रेविटी कम है तो अपथ्रस्ट जीत जाएगा एंड ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा एंड फ्लोट करने लगेगा। पर कैलकुलेशंस के अंदर हम डेंसिटी का यूज़ करते हैं। तो अगर वाटर की डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वाटर जीत जाएगा। अब वाटर जीत गया तो वाटर जो चाहेगा वही होगा, एंड सारे फ्लूइड्स चाहते हैं कि उनके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ना आए, तभी तो वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं यानी उन्हें धक्का देते हैं। तो यहाँ पर वाटर जीत गया तो ये ऑब्जेक्ट को अपने अंदर आने नहीं देगा एंड ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा। एंड अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट जीत जाएगा। तो ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो पानी के अंदर जाए, तो जब ऑब्जेक्ट जीतेगा तो वो पानी के अंदर चला जाएगा यानी सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। एंड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास एंड वॉल्यूम दी हुई होगी, एंड ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। एंड डेंसिटी से रिलेटेड एक और टर्म है जो कि है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव यानी किसी चीज से रिलेट करना, एंड डेंसिटी यानी किसी चीज की डेंसिटी से रिलेट करना। तो रिलेटिव डेंसिटी के अंदर हम किसी चीज की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से रिलेट कर देते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो हम उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे एंड हमें रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला एंड डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। तो क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम दी हुई है। वॉल्यूम 50 ग्राम के ऑब्जेक्ट की 20 सेंटीमीटर क्यूब है यानी वॉल्यूम होगी 20 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 50 ग्राम ये है मास। तो मास हो गया 50 ग्राम, एंड डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास है 50 ग्राम एंड वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब।
तो इसे कैलकुलेट करने पे मिलेगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें उस सब्सटेंस की डेंसिटी मिल गई एंड हमें बताने कि ये सब्सटेंस पानी के अंदर डूबेगी या तैरेगी। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इस सब्सटेंस की डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो ये सब्सटेंस जीत जाएगी एंड पानी के अंदर डूब जाएगी यानी सिंक हो जाएगी। तो हम डेंसिटी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट तैरेगा एंड कौन सा ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो अब हम चलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरफ। तो हमें पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर होता है तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगाता है या अपथ्रस्ट लगाता है एंड आर्किमिडीज ने यही चीज़ बताई थी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी एंड उन्होंने कहा था कि जितना वाटर इसने डिस्प्लेस करा है उतना ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। एंड अगर तुमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तब तुम्हें पता होगा कि वेट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि वेट एक तरह की फोर्स होती है एंड अपथ्रस्ट भी एक तरह की फोर्स है। तो दोनों की एसआई यूनिट्स न्यूटन है। तो इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके बीच में हमने एक होल करके पाइप जोड़ दिया एंड दूसरे कंटेनर तक ले गए एंड इस होल की एज तक वाटर है इसके अंदर एंड हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एंड उस ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन, क्योंकि वेट की एसआई यूनिट न्यूटन ही होती है। केजी तो मास की एसआई यूनिट होती है। तो जब हम इस 10 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा एंड जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगा वो वाटर इस दूसरे कंटेनर के अंदर आ जाएगा। तो मान लो कि इस ऑब्जेक्ट ने 1 न्यूटन वेट का वाटर डिस्प्लेस करा, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का अपथ्रस्ट लगेगा, क्योंकि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो पहले इस ऑब्जेक्ट का वेट था 10 न्यूटन, पर अब नीचे से 1 न्यूटन की फोर्स और लग रही है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट फ्लूइड के अंदर कितना रह जाएगा, 10 - 1 जो कि होता है 9 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट फ्लूइड के अंदर 9 न्यूटन का रह गया। तो ये हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।